बीबीसी दुनिया में आज देखिए ईरान के लोगों से क्या बोले इस्राएली प्रधानमंत्री। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए बोले इस्राएली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू, आपके साथ खड़ा है इस्राएल, मगर आपके नेतृत्व को नहीं है ईरानियों की परवाह। कहा अपने लोगों के लिए मध्य पूर्व ही नहीं कहीं भी पहुंच सकता है इस्राएल। इस्राएली रक्षा मंत्री ने कहा लेबनान में घुसकर अभियान छेड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है सेना। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी लीडर ने कहा बड़ा झटका है हसन नसरल्लाह की मौत, मगर इस्राएल लेबनान में घुसा तो मुकाबले के लिए है तैयार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। जानेंगे इस्राएली हमलों के बाद किन हालात से जूझ रहे हैं लेबनान के लोग, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी को लेकर इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट इनसाइडर ने किया दावा, प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि जहर से गई थी नवेल्नी की जान। इनसाइडर ने कहा रूसी सरकार के दस्तावेजों में है जहर से मौत होने का जिक्र। लातिन अमेरिकी देश क्यूबा में बढ़ते अपराधों से लोग परेशान। देश के कई हिस्सों में किस तरह से आम होती जा रही हैं हिंसक घटनाएं, दिखाएंगे रिपोर्ट। इस्राएल और हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष के बेकाबू होने की आशंका तो बीते 1 साल से ही बनी हुई थी, मगर बीते चंद दिनों में चीजें अचानक बदल गई। एक ओर तो हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता समेत कई कमांडर्स मारे गए हैं, तो वहीं लेबनान में आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। कवर स्टोरी में देखिए अब क्या कदम उठा सकते हैं इस्राएल और हिजबुल्लाह। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सीधे ईरान के लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता गजा और लेबनान की रक्षा की बात करते हैं, मगर पूरे क्षेत्र को अंधकार और जंग की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द ही वो वक्त आएगा जब ईरान आजाद होगा। There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि ईरान के सुप्रीम नेता अली खामेनेई हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद किसी महफूज जगह चले गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि ईरान इस्राएल की हर आपराधिक कार्रवाई का जवाब देगा। अगर ऐसे हमले जारी रहे तो क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी जहां किसी भी चीज का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। क्षेत्र में हो रहे सभी टकरावों का विस्तार हो जाएगा। यूएन ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिणी लेबनान छोड़कर सीरिया जा चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इस्राएल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। अपने प्रमुख हसन नसरल्लाह के इस्राएली हवाई हमले में मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार ये बयान दिया है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि नए प्रमुख का चयन बहुत जल्द किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब इस्राएली सेना ने पूरे इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को हिजबुल्लाह के 120 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए। बीती रात को दर्जनों और ठिकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप मध्य बेरूत के कोला जिले में हुए इस्राएली सेना के हमलों के बाद का मंजर देख सकते हैं। हमास का कहना है कि इन हमलों में लेबनान में उसके नेता फतेह शरीफ अबू अल अमीन भी अपने परिवार के साथ कुछ सदस्यों के साथ मारे गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रविवार को हुए इस्राएली हवाई हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। बीबीसी संवाददाता औरला ग्वेरिन लेबनान की बेका वैली में गई, जहां उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। इसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। इस्राएल लगातार हमले किए जा रहा है। फिलहाल इन्हें रोका नहीं जा सकता। रविवार को ये हमले बेका वैली में हुए। 1 घंटे में कम से कम 30 हवाई हमले हुए। हर तरफ खतरा है और लोगों की मौत हो रही है। ये शख्स कहते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाले जमील परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। हवाई हमलों के बीच नूर मुसावी आईसीयू में भर्ती हैं। वो 6 साल की हैं और सोमवार को घर की चौखट पर हुए हमले में घायल हो गईं। उनके परिवार का कहना है कि वो बुद्धिमान हैं, बातूनी हैं और उन्हें नए लोगों से मिलना पसंद है। लेकिन यहाँ हमले से कुछ समय पहले वो डरी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ रीमा अब उनके सिरहाने दुआ कर रही हैं।
और जब हम ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अचानक विमानों की वापसी हुई। तो पिछले कुछ सेकंड के अंदर ही एक और हमला हुआ। हमने आसमान में प्लेन की आवाज सुनी, फिर हमले का असर महसूस हुआ। यहाँ की खिड़कियां हिली, उनमें कंपन हुआ और ये सब बताता है कि यहाँ कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अस्पतालों में मरीज भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करते। कुछ ही मिनटों में हमले से घायल हुए और लोग आते हैं। ताज़ा हवाई हमले की चपेट में आए लोगों को अभी अभी एम्बुलेंस लेकर आई है। उनका इलाज इमरजेंसी विभाग में किया जा रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा और तनाव है। लोग तनावग्रस्त हैं और सोच रहे हैं कि ये सब कब रुकेगा। और उधर आईसीयू में नूर के पिता अब्दुल्ला चाहते हैं कि दुनिया उनकी बच्ची को देखे। वो पूछते हैं क्या वो लड़ रही थी? वो बस घर पर खेल रही थी। क्या उसके पास हथियार थे? उसके दिमाग का आधा हिस्सा हमले से चला गया। 10 साल की आईवीएफ की कोशिश के बाद नूर का जन्म हुआ था। उनके पिता का कहना है कि वो हिजबुल्लाह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि काश वो होते। इसराइल ने यमन में भी हमले किए। उसके निशाने पर रहे बंदरगाह वाले शहर हुदैदा में मौजूद पावर प्लांट्स। हुती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में कम से कम 4 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हो गए। इस्राएली सेना ने कहा है कि उसने ये हमले हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइलों के जवाब में किए हैं। हुती विद्रोही गजा में जंग शुरू होने के बाद से ही इसराइल और दुनिया भर के जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखने का ऐलान किया है। उधर एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि इसराइल ने लेबनान में सीमित जगह पर जाकर कार्रवाई करने की योजना की जानकारी दी है। इससे पहले इस्राएली रक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये देखिए। हमें जंग का विस्तार करने और लड़ाई के दूसरे मोर्चे ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर अगर कोई भी इसराइल पर ऐसा हमला करेगा जैसा हाल में हुती समूह ने मिसाइलों से किया और जैसा कि वो गजा जंग की शुरुआत से ही क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स दाग कर रहे हैं, तो हम हमला करने वाले के साथ हिसाब बराबर करेंगे और हमें पता है कि ऐसा कैसे करना है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने चेताया है कि इसराइली हमलों के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। देश के दक्षिणी हिस्से से कई लोग पहले ही भागकर बेरूत जैसे उत्तरी शहरों में आ गए। बीबीसी संवाददाता एना फॉस्टर बेरूत के शहीद चौक पर गईं और विस्थापितों से बात की। कई दिन पहले बेरूत के दक्षिणी हिस्से से भागकर आए लोग हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की जान लेने वाले हमले के बाद भी यहाँ सड़कों पर हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वहाँ वापस जाना सुरक्षित होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी वहाँ हवाई हमले जारी हैं। मगर आप देख सकते हैं ये जगह लोगों और परिवारों के लिए अच्छी नहीं है। इनमें से ज़्यादातर को तुरंत भागना पड़ा था। जो हाथ में आया उसी को लेकर वो निकल पड़े। हमें ऐसे लोग मिले जो बच्चों के लिए खिलौने लेकर आए हैं। यहाँ दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, ऐसे में उन्हें छायादार और छत वाली जगह ढूंढने में भी परेशानी हो रही है। बीच बीच में लोग आकर खाना बांट रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं और उन्हें घर जाना सुरक्षित नहीं लग रहा। रीडर और उनकी पत्नी रकिया शुक्रवार को हसन नसरल्लाह की जान लेने वाले बड़े धमाके के चंद घंटों बाद अपने 2 बच्चों के साथ भागकर यहाँ आए थे। उस वक्त से अब तक बच्चे मुस्कुराए नहीं हैं क्योंकि वो सदमे में है। हम डर और दहशत में हैं, नहीं पता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। बच्चों के लिए दूध नहीं है और ना ही पैसे हैं। लोग हमें खाना दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। जहां मिसाइल गिरी वहां से मेरा घर सिर्फ 10 मीटर दूर है। पता नहीं हम कैसे बच निकले। देश को लेकर भी डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि इस देश के साथ कुछ बुरा हो, चाहता हूं ये बेहतर हो। मैं 20 साल पहले अपने परिवार के साथ सीरिया से यहाँ आया था। हम इतने डरे हुए थे कि हम अपने कागजात भी साथ नहीं ला पाए, वो घर पर ही छूट गए। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे। टमाटर महंगे होने पर एक फूड ब्लॉगर ने किस चीज से बनाई लजीज रेसिपी। लातिन अमेरिकी देश क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार इस बात पर गर्व करती रही है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखती है। एक समय देश के नेता फिदेल कास्त्रो ने इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बताया था।
मगर अब ये दावा और लोगों को सुरक्षित रखने का वादा डगमगाता दिख रहा है। हवाना जैसे शहरों में भी हिंसक वारदात बढ़ गई हैं। हालांकि ना तो सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार है, ना ही वहां की न्याय व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले लोग। देखिए बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट की रिपोर्ट। एक बार फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क करार दिया था, मगर जब क्यूबा के क्रांतिकारी नेता ने ये शब्द कहे थे, तब से अब तक हवाना की सड़कें काफी बदल गई हैं। क्यूबा के लोग सोशल मीडिया पर हिंसक अपराध बढ़ने पर चिंता जता रहे हैं। कायो उएसो शहर की इस बस्ती में इयान फ्रैंको के दोस्त गीत गाकर उन्हें विदाई दे रहे हैं। 19 साल के फ्रैंको म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, मगर एक झगड़े के कारण रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर 2 बार चाकू घोंपकर उन्हें मार डाला गया। उनकी बहन समैंथा को तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में रहती हैं। इस साल कई युवाओं की हत्या हुई है। हिंसा बेकाबू हो रही है। ये गैंग है जो आपस में झगड़ते हैं और इसी कारण युवाओं की मौतें हो रही हैं। उनके पास भाई की कुछ ही तस्वीरें बाकी हैं। वो कहती हैं कि सड़कों पर होने वाले झगड़े घूंसों से नहीं, बल्कि चाकू, तलवारों और यहाँ तक कि बंदूकों से निपटाए जा रहे हैं। इसके लिए वो कुछ हद तक क्यूबा में इस्तेमाल हो रहे कीमिको नाम के ड्रग को भी जिम्मेदार मानती हैं। सरकार ने भी इस सस्ते केमिकल नशे की समस्या की बात मानी है। लोगों में अपराध को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सत्ताधारी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि अपराध दर बढ़ रही है, बल्कि उसका कहना है कि 9% अपराध ही हिंसक होते हैं और हत्या के मामले सिर्फ 3% हैं। क्यूबा के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लगता कि देश की न्यायिक प्रणाली में कोई समस्या है। मैं 30 साल से जज हूँ और मुझे नहीं लगता कि क्यूबा के लोगों को प्रशासन पर भरोसा नहीं है। अपराध सुलझाने में पुलिस की कामयाबी की दर ज्यादा है और हम लोगों को कानून को अपने हाथ में लेते हुए नहीं देखते, जबकि ऐसा लातिन अमेरिकी देशों में आम है। इससे पता चलता है कि लोग क्यूबा की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। इयान फ्रैंको के शव को गाड़ी पर रख दिया गया। लोग नम आंखों से उनको विदा कर रहे हैं। लोगों को मिलने वाली सुरक्षा कभी क्यूबा की क्रांति का स्तंभ थी, मगर हिंसा में मारे जाने वाले हर युवा के साथ ये दावा कमजोर होता जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। और पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना महंगाई से जूझ रहा है। पिछले दिनों महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम तो हुई है, मगर टमाटर जैसी सब्जियों के दाम अभी भी नीचे नहीं आए हैं। ऐसे में एक फूड कंटेंट क्रिएटर ने टमाटर की जगह कुछ और इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा? देखिए बीबीसी संवाददाता थॉमस नादी की रिपोर्ट। Hi guys, welcome to my kitchen. Today I'm going to share with you how to make. मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि टमाटर इस्तेमाल किए बिना आप कैसे टेस्टी डिश बना सकते हैं। इसमें डाला जाता है तरबूज। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर 50 लाख बार देखा गया है। महंगाई हमें और क्रिएटिव बना रही है और इसकी वजह से मैं अपने दर्शकों के लिए और रेसिपीज लेकर आ रही हूँ। एलन पश्चिमी घाना के टाकोराडी में रहती हैं। 3 महीने पहले मैं मार्केट में टमाटर खरीदने गई। एक टमाटर ही इतना महंगा था कि मैं सुनकर हैरान रह गई। घाना में टमाटर के दाम 42% बढ़ गए हैं। खाने की चीजों के दाम बढ़ने के कारण एलन कम ही रेसिपीज पोस्ट कर पा रही हैं। खाने की चीजों के लिए मुझे अब 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब जब टमाटर के दाम बढ़े हैं तो दुकानदार उसके बदले तरबूज, कद्दू या फिर चुकंदर रखने लगे हैं। घाना में खाने में टमाटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। घाना में टमाटर के दाम से आधे से भी कम में तरबूज मिल जाते हैं। मुझे तरबूज पसंद है क्योंकि इनका स्वाद भी टमाटर जैसा ही है। वाटरमेलन से बनी ये रेसिपी तैयार है और इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ये तो टमाटर से बनी डिश से भी ज्यादा टेस्टी है। मैं फिर इसे खाना चाहूंगा। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे BBC हिंदी की वेबसाइट पर।